हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राजीव जीएस एकेडमी में। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी जो पॉलिटी की पुस्तक है उसका जो इकाई यानी कि यूनिट जो फर्स्ट है उस पे आज हम लोग उसकी नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नए पुस्तक की क्लास 6 की है एनसीईआरटी ये। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सर आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, विविधता। जो हमारे देश में विविधता है वो क्या है और क्यों है, किस प्रकार से है, क्या है, इसको डीपली तरीके से समझेंगे, अच्छे से एकदम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। इस जो लेसन है ये पहला लेसन है इसका पॉलिटी का, इसकी शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जो विविधता की समझ है वो किस तरीके से करें। आप लोग कैसे समझ पाएंगे कि विविधता किस जगह पे है, किस जगह पे नहीं पाई जाती है। अपनी तरफ अब हम आपसे चर्चा करते हैं विविधता की। विविधता होती क्या है? विविधता मेरे दोस्तों एक ऐसी जगह पे, जैसे कि कई जगह मतलब एक ही जगह पर कई लोगों को पहनावा हो गया, खान पान हो गया, भाषा हो गया, त्यौहार हो गया। एक ही जगह पे कई प्रकार के त्यौहार भिन्न भिन्न मनाए जाएं, यानी कि भिन्नताएं हमारे जीवन में कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता विविधता पाई जाती है। विविधता या अनेकताएं हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती हैं, ये भी हमारे इस लेसन में हम बताया गया है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना, किस प्रकार बना, इस पे भी चर्चा करेंगे। क्या सभी तरह की विभिन्नताएं जो हैं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, विविधता। विविधता के बारे में अब शुरुआत हम करेंगे कि विविधता किस तरीके से है और इसमें क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, विविधता विविधता का महत्व क्या है और अन्य देशों से अपने इंडिया का कंपैरिजन क्या है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। विविधता के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली कि विविधता है क्या। विविधता वो ऐसा क्षेत्र है, ऐसी जगह को कहते हैं जैसे एक ही जगह पे अन्य अन्य तरीके से जैसे कई भिन्नताएं पाई जाए एक ही जगह पे, जैसे कि भोजन को लेके हो गया, खान पान को लेके हो गया, पहनावे को लेके हो गया, त्योहारों को लेके हो गया। इस तरीके से विविधताओं इसी को कहते हैं विविधता। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो जीवन को समृद्ध कैसे बनाएं। जैसे कि समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े भी पहने कर देखे होंगे कि ये कपड़े किस तरीके से हैं, और वहीं थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। इस प्रकार से आपने ज़रूर दिमाग में विचार किया होगा और ऐसा ट्राई भी किया होगा लगभग। जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं घूमने, जैसे कि किसी अदर स्टेट में जाते हैं, जैसे कि आप राजस्थान गए या एमपी गए या जम्मू कश्मीर गए, तो वहाँ का आपने कल्चर देखा होगा। वहाँ का कल्चर कुछ अलग है, वहाँ का पहनावा अलग है और वहाँ का जो खाना है वो अलग है। जैसे आप महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र का जो फूड होगा वो अलग टाइप का होगा। गुजरात जाएंगे तो अलग वहाँ पे जो फेमस होगा भोजन वो आप लोग देखते होंगे। तो आप आश्चर्यचकित भी होते होंगे कि यहाँ पे खाना किस प्रकार का खाया जाता है, यहाँ के लोग किस प्रकार का पहनावा पहनते हैं, ये भी आप लोग देखते होंगे। चलिए, आपको शायद तरह तरह के जानवर भी देखने को मिलेंगे। रानियों यानी कि साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ भी पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है और जो बुरी कहानी होगी उसको पढ़ने से हमेशा दुख होगा। जैसे कि भूत प्रेत की कहानी जहाँ पे आएगी वहाँ पे आपको दुख होगा, डर भी लगेगा। और जैसे भगवान की कोई कहानी आ गई, जैसे भगवत गीता हो गया और रामायण हो गया, इस तरीके से कोई भी यानी कि नाटक हो गया जिसमें भगवान यानी खुशी, इसमें आपको खुशी महसूस होगी। उसको पढ़कर ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार भी उत्पन्न होंगे। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों यानी कि किताबों की सहायता से और वास्तविक जीवन को कल्पना से प्रेरणा लेते हैं, यानी कि मोटिवेशन लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे हैं और उन्होंने जानवरों की दोस्ती भी की। वह लड़ाइयों यानी कि जो लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी, जैसे कि जो पशु पक्षी जो झगड़ा करते हैं जंगलों में, या आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, जो स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्र से होगा आप लोग देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में कभी कभी पशु पक्षी यानी कि पक्षी आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कोयल और यानी कि जो कौवा होता है उसका झगड़ा अक्सर देखा होगा। जब वो कोयल अपने अंडे जब रखती है, अपने बच्चे देती है, वो कौवे के घोंसले में रखती है, कौवा उसको क्या समझ लेता है, वो समझता है कि ये मेरे बच्चे हैं। इस तरीके से फिर आप जब पक्षी बड़े उनके जो बच्चे कोयल के बच्चे बड़े होते हैं थोड़ा, यानी कि पक्षी बड़े होते हैं, तो फिर आपस में कौवे और
कोयल में झगड़ा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृतांत पढ़कर प्यार और सम्मान किसमें लिखे हैं, किससे भी लिखे। चलिए, कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते भी लगाए होंगे, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियां भी लिखी होंगी। मान लीजिए जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों की एक तरह यानी कि ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, जैसे कि रेड हो गया यानी कि लाल हो गया, और वाइट यानी कि सफ़ेद हो गया। एक तरह का खाने खाते हों शायद, जैसे कि आलू। समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन हो गया और कौवा। और सांप सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। भारत में जो विविधता है किस प्रकार से है, इस पे भी इसको भी देख लेते हैं। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, यानी कि विभिन्न यानी कि जैसे कि बहुत चीज़ें हो गई। जैसे मान लीजिए कहीं गए आप, आलू सब्जी हो गई या अन्य भी सब्जी, जैसे आलू टमाटर हो गया, आलू मटर हो गया या पनीर हो गया। अलग अलग तरीके से आप सब्जियाँ खाते हैं आप लोग। इसी तरीके से इसी को कहते हैं भारत में विविधता। अलग अलग त्यौहार भी मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों को भी अपनाते हैं और विभिन्न भिन्न धर्मों का पालन भी करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, जैसे केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं। अब हम लोग समझेंगे क्या, विविधता को कैसे समझें, इसको हम देख लेते हैं। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक ही भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊँटों पर बैठकर जाते थे, या फिर पैदल चलकर, या फिर घुड़सवार होकर, या फिर बैलगाड़ी से, या फिर यानी कि जो और भी तरीके से जाया करते थे। पैदल तो साइकिल उस टाइम नहीं थी कभी, फिर उसके बाद साइकिल का भी विकास हो गया तो लोग साइकिल से भी जाते थे। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि अब ज़्यादातर चेंजेस हो गए हैं। अब लोग जैसे कि 4 व्हीलर हो गया, बाइक हो गया, इस तरीके से अलग अलग वाहनों से, रेलगाड़ी होगा, इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थीं। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह पर बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था, यानी कि जो रहते थे, यानी कि पहनावे की, इसमें क्या क्या पहनावा भी चेंज हो सकता है, इसमें खाना भी चेंज हो सकता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह हम लोग क्या हुए, दूसरी जगह निवास किए जाके। इसलिए कुछ चीज़ें जैसे कि वे नई जगह की अपना लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो वहाँ के कल्चर होते हैं वहाँ का हम लोग अपना लेते हैं, और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत एवं धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी कि मिलीजुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों में इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों में वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में, जियोग्राफिकल जो जगह हैं उनमें से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते थे, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क होता है। न केवल वहाँ के लोगों में कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि कई जो शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। भारत के दो भागों में जैसे कि लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है।
अब हम इसको देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को ये देखिए, इसमें दिखाया गया है, ये चित्र दिखाया गया है, ये किस जगह का है, ये लोकेशन क्या है, ये लोकेशन जो है ये है लद्दाख। लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों को और रेगिस्तानी इलाकों को दिखाया गया है इस इमेज के द्वारा। चलिए देखते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे यानी कि पश्मीना ऊन मिलता है, जिससे कि वहाँ पे पश्मीना शाल भी बुना जाता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इन ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन हो गया, चीज यानी कि खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय एवं कुछ बकरियां और कुछ याक होते हैं। और वहीं रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले और कच्चा रेशम दरिया यानी कि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख का छोटा तिब्बत भी कहते हैं, यानी कि लद्दाख को और क्या कहते हैं, लद्दाख को अन्य नाम से छोटा तिब्बत के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। करीब 400 साल वर्ष पूर्व यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध और मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित, उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये देखिए, इस चित्र के माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से दिखाया गया है कि पश्मीना शाल किस प्रकार से बुनी जाती है। ये महिलाएं यहाँ पर पश्मीना शाल की बुनाई कर रही हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे केरल के बारे में जानेंगे कि जो केरल की विविधता है वो किस प्रकार की है। केरल पे चर्चा कर लेते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में एक बसा हुआ राज्य है। यह एक तरह समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविधता यानी कि विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च हुई और लौंग हो गई, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षित बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए और यहीं से ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्म जो दूत थे संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में आए ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए, जैसे कि इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल वर्ष पूर्व यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे थे, जो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक की समुद्री रास्ता जाना था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से हूबहू मिलते जुलते थे और उन्हें चीना बला कहते थे। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे उसे चीना चट्टी कहते थे। इसमें से चीन शब्द था, इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी, यानी कि उसकी जो उत्पत्ति है वह चीन में हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतम लोग मछली एवं सब्जी और चावल खाते हैं। और देखिए, केरल में एक ये नाव प्रतियोगिता चलती है, अभी भी चलती है। ये देखिए दिखाया गया है इस फोटो के माध्यम से कि जो केरल में बनाए जाने वाले त्यौहार
इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओणम। ये एक त्यौहार है वहाँ का फेमस त्यौहार, यानी कि केरल राज्य का ओणम। ये विशेष एक आकर्षण त्यौहार है वहाँ का केरल। चलिए, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति, यानी कि भौगोलिक जो स्थिति है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। जहाँ केरल और की भौगोलिक स्थिति के ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिलेशनशिप होता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार भी है। काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। हर एक कदम के साथ सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का जो तरीका है धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं, यानी कि जहां हम निवास करते हैं। ठीक इसी तरह अपने आस पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों को देखते हैं, रहते हैं और उनके साथ रहते हैं, उनके साथ यात्रा भी करते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम भी करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज जो थे, यानी कि जो रीतियाँ थीं, कुरीतियाँ थीं, उनको भी हम लोग परंपराओं में घुलनशील भी होते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे विविधता में एकता कि यदि जो अपना देश है, आपके हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो दिया है विविधता में एकता, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उस पे भी उसको भी देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं कि विविधता में एकता क्यों कहा गया। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया। जब अंग्रेजों को भारत पर राज करना था या राज जब किया था, तो विभिन्न धर्म जैसे कि भाषा हो गया और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया एवं इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों को अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों को लूट डाल कर सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं और इस तरह का उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब लोगों ने एक साथ मिलकर साथ दिया। अब जानेंगे हम लोग आगे। ये देखिए दिखाया गया है किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए कौन, जो पूर्व सबसे पहले प्रधानमंत्री जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये देखिए दिखाया गया भाषण देते हुए इस तरीके से इमेज में। चलिए, और इसमें दिखाया गया था एक ये गीत था इसी तरीके से। ये आप लोग एनसीईआरटी की जो बुक होगी उसमें आप देख लीजिएगा। ये बताना, ये इसको पढ़ाना इतना ज़रूरी नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में ये दिखाया गया है इस तरीके से। अब हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों के पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थीं जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष एवं हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जाने गई, यानी कि मारे गए, उससे भी ज़्यादा घायल भी हुए थे। यह गीत उन्हीं शहीदों के लिए याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? जी बिल्कुल जानते होंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भी भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित भी किया। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। और एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी अपने विचार दिए थे राष्ट्रगान के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा
राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। ये आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में ये नोट्स कर लीजिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आज का जो सेशन है इतना ही था, पूरा मैंने ये चैप्टर कवर करवा दिया है। अगले चैप्टर को हम कल करेंगे। आज का सेशन इतना ही। यदि मेरे चैनल पे आप लोग नए विजिट किए हों दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से कवर किया है। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी और आप आज मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो मैं टेलीग्राम का लिंक है जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।